बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है और क्यूसी का कॉन्सेप्ट जो है अब हम देखने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्यूसी क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये केसी के ही जैसा है, सब कुछ वही है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। पार्ट देखने पहले हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल कौन सा पार्ट चल रहा है। इससे पहले वाला टॉपिक हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन के सी के पी के एक्स एंड के एन, पार्ट 7। तो ये पार्ट 8 जो है वो अब चल रहा है। ठीक है भाई, इसका तो ये देख लेते हैं कि ये क्यूसी क्या है और केसी क्या है। इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये क्यूसी भी एक रेशो है और केसी भी एक रेशो है, क्यूसी भी एक रेशो है। रेशो बोलें तो आसान लफ्ज़ों में नंबर है और ये भी एक नंबर ही है। अब अगली बात, ये नंबर आपको बताते क्या है? ये नंबर जो कि रेशो है, जिसको हम केसी बोलते हैं, ये आपको बताता है मोलर कंसंट्रेशन, या इसको कंसंट्रेशन कहते हैं या मिकदार कहते हैं। कंसंट्रेशन बताता है आपको, कंसंट्रेशन। अगर गैसेस की बात हो तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अगर गैसेस की बात हो तो पार्शियल प्रेशर। अदर देन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है गैसेस से हट के हों, लिक्विड हों, सॉलिड हों, तो कंसंट्रेशन हम लेते हैं। तो ये केसी जो नंबर है ये आपको रेशो बताता है, ठीक है। और रेशो का मतलब एक नंबर है और ये नंबर आपको क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन बता रहा है। किसकी कंसंट्रेशन बता रहा है? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की। कब बता रहा है? ये बड़ा अहम नुक्ता है। कब बता रहा है? वैन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, वैन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। क्लियर हो गई बात? क्योंकि क्यूसी का कॉन्सेप्ट आपको जब ही समझ आएगा जब केसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केसी क्या है? रेशो है। रेशो मतलब नंबर है, मतलब केसी एक नंबर है। ठीक है भाई, क्या बता रहा है ये आपको? ये आपको कंसंट्रेशन बता रहा है या पार्शियल प्रेशर बता रहा है आपको। गैसेस की अगर बात है तो पार्शियल प्रेशर हम लेते हैं, और गैसेस से हट के रिएक्टेंट हमारे लिक्विड या सॉलिड में हो तो कंसंट्रेशन जो है उसमें लेते हैं। ठीक है। अच्छा, किस चीज़ की कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मिकदार। किन की मिकदार? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। कब की मिकदार? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो, फॉरवर्ड रेशो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर हो चुका हो और रेशो ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जितना रेशो रिएक्टेंट का है उतना ही रेशो प्रोडक्ट का है। ठीक है। अब क्यूसी को देख लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक रेशो है, मतलब बोलें तो ये भी एक नंबर है। ये क्या बता रहा है आपको? ये भी आपको कंसंट्रेशन बता रहा है। अगर तो रिएक्टेंट आपके अदर देन गैसेस हैं, या फिर आपको पार्शियल प्रेशर बता रहा है अगर तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो हैं वो गैसेस हैं। ठीक है भाई। कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर का मतलब मिकदार। किसकी मिकदार? रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, इन दोनों की मिकदार। वैन, अगला सवाल, वैन कब? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हुआ। ये है बुनियादी फर्क। केसी वो नंबर है जो कि आपको कंसंट्रेशन बताता है या पार्शियल प्रेशर बताता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो। और क्यूसी जो है वो नंबर है, वही सब कुछ है, वही रेशो है, मतलब वो नंबर है जो कि आपको कंसंट्रेशन दे रहा है या पार्शियल प्रेशर बता रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, या उनकी मिकदारें बता रहा है। कब? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। वैन नॉट नेसेसरी,
नॉट नेसेसरी। इसको अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप, अभी इसको सिर्फ यही रखते हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, उस वक्त की सूरत हाल ये आपको देगा। क्लियर है ये बात? अब ये जो हमारे पास QC है, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, KC का फॉर्मूला क्या है, वही सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आपको पता चलेगा यहाँ पर। कैसे? अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ KC का, तो KC का फॉर्मूला ये है हमारे पास, जिसमें C है, D है, A है और B है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बना रहा मैं, ठीक है, परेशानी होती है मुझे, उसको स्टिक्स बनाओ, ये करो, इसमें ज़रा जल्दी मामला हो जाता है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से इनको समझिएगा। तो ये C और ये D, इसकी पावर आ गई, ये A पावर आ गई, ये B पावर आ गई, ये KC का जनरल फार्मूला है। QC का भी जनरल फार्मूला यही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर दोनों का काम तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो C इसी तरह रहेगा, D इसी तरह रहेगा, A इसी तरह रहेगा, B इसी तरह रहेगा, और इनके ऊपर पावर जो है वो भी इसी तरह होगी, C इसके ऊपर D, इसके ऊपर A और इसके ऊपर B। फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क आएगा इस I का, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा। ये जनरल फार्मूला, ये QC का फार्मूला। अब ये I जो है ये आपको क्या बता रहा है, एट एनी स्पेसिफिक टाइम, ये टाइम बता रहा है आपको, आसान लफ्ज़ों में ये आपको टाइम बता रहा है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले का कोई भी वक्त, ठीक है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले का कोई भी वक्त, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्टेंट जो है आपस में मिलते हैं, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनती है। कॉमन सेंस की बात है कि जितने रिएक्टेंट खर्च होंगे, जितने ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा मिकदार रिएक्टेंट की रिएक्ट करेगी, उतने ज़्यादा मिकदार प्रोडक्ट की बनेगी। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर बैकवर्ड रिएक्शन चलता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हैं। लेकिन ये बराबरी का मामला नहीं होता, कभी तो लेफ़्ट हैंड साइड भारी हो जाती है, कभी राइट हैंड साइड भारी हो जाती है, यानी कि रिएक्टेंट साइड भारी होती है, प्रोडक्ट साइड हल्की होती है, कभी जो है वो प्रोडक्ट साइड जो है वो भारी हो जाती है और रिएक्टेंट साइड हल्की हो जाती है। बहरहाल ये लेफ़्ट राइट मामला चलता रहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और चलते 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 एक लम्हा ऐसा आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके रेशो बराबर हो जाते हैं। जितना रेशो रिएक्टेंट का होता है उतना ही रेशो प्रोडक्ट का होता है। कोई भी साइड जो है वो हल्की या भारी नहीं होती, बल्कि बराबर मामला हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि अब जो है इतना टाइम गुजरने के बाद अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। क्या आप कोई आइडिया लगा सकते हैं नंबर्स को देख के कि भाई इक्विलिब्रियम अभी इस्टेब्लिश जो हुआ है, ठीक है, उसमें अभी कितना टाइम है? आपको कैसे पता लगेगा? आप ज़रा अपने जहन को खोलिए और इंडस्ट्री के लेवल पे जाइए, जहाँ प्रोडक्शन होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, और वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो लैब्स में दीवारों पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ट्स बने हुए होते हैं। ऐसे चार्ट्स जो है वो लगे हुए होते हैं। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस को ले लें और अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस को ले लें, इससे कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है, NH3। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो उस फैक्ट्री में, उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पर चार्ट्स बने हुए हैं, और वहाँ पर सपोज़ करें कि चार्ट्स जो है आपको क्या बता रहे हैं, बोर्ड पे, दीवार पे चार्ट्स बने हुए, और वो आपको इस रिएक्शन की KC की वैल्यू पहले से ही बता रहा है कि भाई 4 है। KC की वैल्यू आपको पहले से ही बता रहा है कि 4 है।
अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, क्योंकि तजुर्बात हो चुके एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट जो है वो करके अमोनिया और हाइड्रोजन गैस की इतनी इतनी मिकदारों की केसी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, ठीक है, वो निकाल चुके। जैसे हमारी बुक में स्टफ़ जो है वो आ जाता है बहुत सारा स्टफ़ जो भी हमारी बुक्स में मौजूद है, जो मालूमात मौजूद हैं, वो ऐसे ही किसी ने जो है वो नहीं लिख दी कि भाई ख्वाब में आके कोई बता गया है तो बुक में चलो लिख दी गई, नहीं। ये एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपकी बुक के अंदर ये मालूमात लिखी हुई है, ये साइंटिस्ट बरादरी की जो है वो रात दिन की मेहनतों, एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर दी हैं, जो कि आप और हम पढ़ते हैं। इसी तरह की कैलकुलेटेड वैल्यू साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने, केमिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत पहले ही कैलकुलेट कर करके मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दी हैं कि भाई आप अमोनिया बनाना चाहते हैं, यहाँ पर केसी की वैल्यू इसकी ये है। ज़रा आप केमिकल इक्विलिब्रियम का बुनियादी नुक्ता समझिएगा। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप अमोनिया गैस के सप्लायर हैं, आपको बाहर से अमोनिया गैस सप्लाई करनी है, लेकिन तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई जितनी हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मैं बाज़ार से ख़रीद के ला रहा हूँ, ठीक है, वो सबकी सब रिएक्ट करे और पूरी अमोनिया गैस मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ अमोनिया गैस का प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया गैस और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो रिएक्ट करते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी एक हद होती है, प्रोडक्ट आपकी एक हद से आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि रिवर्स हो जाता है ना मामला। जितनी प्रोडक्ट होती है वो दोबारा रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाती है। ये है असली मसला। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडस्ट्री के लेवल पे, वो ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया है आपस में, उसकी नतीजे में अमोनिया गैस बनना शुरू हो चुकी है, अब कितनी दूरी पर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी मज़ीद कितना टाइम लगेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश होने में। याद रहे आपके पास चार्ट्स बने हुए हैं और वहाँ पर इसकी केसी की वैल्यू मिसाल के तौर पे 4 जो है वो दे रखी है, 4 दे रखी है ऑलरेडी, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब आप कैसे बताएंगे, क्या हरबा है आपके पास, ये मेथड है QC, ये इसकी मदद से आप जो है वो मौजूदा पोजीशन केमिकल रिएक्शन की चेक कर सकते हैं। दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए, इस QC की मदद से आप केमिकल रिएक्शन की मौजूदा हालत को चेक कर सकते हैं कि अभी जो है ये जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम से कितना दूरी पर है, अभी कितना दूर मज़ीद है, ये मज़ीद कितना वक्त लेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। वजह इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आखिरी हद जो प्रोडक्ट के बनने की है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो जितनी मिकदार इसकी अमोनिया की बन चुकी है इतनी ही बनेगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको इससे ज़्यादा फिर मिकदार चाहिए तो फिर आपको ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा रिएक्ट करानी पड़ेगी, 2-4-5 किलो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। पूरे का तो मामला ही नहीं है ना कि हाइड्रोजन जितनी आपने ली है, नाइट्रोजन गैस जितनी ली है, सबकी सभी रिएक्ट होकर पूरी की पूरी अमोनिया बन जाएगी, किस्सा तमाम हो जाएगा। नहीं, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो रिवर्स हो जाता है ना, दोबारा से ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ये मामला चलता रहता है। तो इसका इसीलिए आप ये जानना चाहते हैं कि अभी ये केमिकल रिएक्शन जो शुरू हो चुका है इसकी मौजूदा हालत क्या है, ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में अभी कितना वक्त रहता है। इसका हल जो है वो आपको QC देता है, QC की वैल्यू आपको बता देती है। अब सपोज़ करते हैं QC की वैल्यू जो है आपने अभी केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, आप इसकी QC की वैल्यू जब निकालते हैं तो वो आपके पास आती है 2। तो आप बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड जो है वैल्यू मौजूद है इसकी 4, KC की 4। तो आप आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर मैंने जो QC की वैल्यू ये 2 निकाली है, ये 4 तक अभी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम की कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाती है। आपको पता है कि रिएक्शन शुरू हुआ है और रिएक्शन शुरू होने के आधे घंटे बाद आपने इस वैल्यू को चेक किया है
तो QC की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार 4 तक पहुंचने में आधा घंटा मज़ीद और लगेगा, तो जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर आधे घंटे बाद जब आपने दोबारा QC की वैल्यू को चेक किया, तो अब जो है QC की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। जब QC की वैल्यू आपकी 4 आ गई तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। ये वो लम्हा है जब आपकी QC की वैल्यू जो है वो देखें एग्जैक्ट बिल्कुल KC की वैल्यू के बराबर हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी, बल्कि कभी कभी नहीं, ऐसा भी होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं इस बात को। वो समझते हैं कि रिएक्टेंट कम होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर आपकी रिएक्टेंट साइड ही भारी हो या प्रोडक्ट साइड ही भारी हो। रिएक्टेंट मतलब ज़्यादा मिकदार में हो और प्रोडक्ट कम मिकदार में हो, ऐसी बात नहीं है। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले का जो मामला है, उसके अंदर ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी रिएक्टेंट की साइड भारी हो जाती है, रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट कम हो जाती है। कभी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती है, रिएक्टेंट कम हो जाते हैं। तो ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कब? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले। और अगर आपकी, जब आपने QC की वैल्यू को चेक किया और प्रोडक्ट साइड जो है वो उस वक्त भारी हुई, प्रोडक्ट साइड भारी हुई, मतलब प्रोडक्ट उस लम्हे ज़्यादा हुए रिएक्टेंट के मुकाबले में, तो आपको पता है QC की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। आपकी KC की वैल्यू क्या है, 4। देखें आपकी 6 निकली है QC की वैल्यू। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अभी जो केमिकल रिएक्शन का मामला चल रहा है ना, इसमें प्रोडक्ट साइड जो है वो ज़्यादा भारी हो चुकी है, प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा बनी है। ये रिवर्स करेगा, ये रिवर्स करके दोबारा यहाँ पर अभी आएगा। अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 3 केसेस मैंने आपके सामने बता दिए। एक केस ये जिसमें आपने QC की वैल्यू निकाली है तो आपके पास KC की वैल्यू से कम आई है, तो आपने आइडिया लगा लिया कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आपके रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है, आपके रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट इतने नहीं हैं। फिर आपने जब QC की वैल्यू निकाली तो आपके पास 6 वैल्यू आई, 4 से ज़्यादा। तो आपने अभी क्या आइडिया लगाया कि इक्विलिब्रियम अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। बस फ़र्क इतना है कि अब प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम है। और थोड़ी देर बाद फिर जब आपने QC की वैल्यू निकाली, वो एग्जैक्ट 4 निकली, तो अब आपने कहा कि ये QC की वैल्यू बिल्कुल KC की वैल्यू के बराबर हो चुकी, इसलिए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। कोई भी साइड अब भारी या हल्की नहीं है, बल्कि दोनों साइडों पे बराबरी का मामला हो गया है। जो रेशो, जो कंसंट्रेशन, जो पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का है इस वक्त, वही कंसंट्रेशन, वही पार्शियल प्रेशर जो है इस वक्त प्रोडक्ट का है। समझ में आई बात? अब यहाँ जो मैंने आपको बताई थी आखिरी बात, व्हेन इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, ये मैंने बात बताई थी कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हुआ हो उस वक्त की वैल्यूज़ देता है QC आपको उस वक्त की वैल्यू देता है। तो मैं बताते बताते रुक गया था, मैंने बोला 1 मिनट अभी नहीं, अब बताऊंगा आपको कि ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, बल्कि अगर आपकी QC की वैल्यू बिल्कुल KC की वैल्यू से बराबर भी हो सकती है। और इनफैक्ट आप यही जानना चाहते हैं कि यार अभी ये कितना दूरी पे है हमारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में अभी कितना टाइम लगेगा, केमिकल रिएक्शन के मौजूदा हालात अभी क्या हैं, केमिकल रिएक्शन की कौन सी साइड अभी भारी है, आया रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में है और प्रोडक्ट कम मिकदार में है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन अभी चलेगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपको प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो आप इससे आइडिया लगा लेते हैं कि अभी रिएक्टेंट की तरफ जो है वो मामला चलेगा, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मामला जाएगा। 3 केसेस है असल में जो ये मैंने अभी आपको बता दिए QC और KC के। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसकी देखते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल 7.5 देखिए, तो इससे आपका मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना,
मैं कितनी भी बातें कर लूँ वो बेकार हैं, अब वो आपके जहन में एक हद तक तो रुकेंगी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बैठेगा नहीं जब तक कि एग्जाम्पल ना करें। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन इसने दिया है और उसकी केसी की वैल्यू इसने पहले ही दे दी है हमें, केसी की वैल्यू इसने हमें पहले ही दे दी है 2.72, ये केसी की वैल्यू इसने हमें दे दी 2.72। उसके बाद फिर इसने एक इक्वेशन दी है, इसमें बताया ए है, 3 मोल जो है वो बी के हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और 2 मोल जो है वो प्रोडक्ट के बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपकी 2 ही बने या 3 बने, एक भी बन सकती है। तो आपको पता है कि इसी के फॉर्मूले के अंदर हम जो है क्या तब्दीली लेके आते हैं कि फिर ये जो सी और डी लिख रहे होते हैं ना, फिर ये डी नहीं लिखते हम, कॉमन सेंस की बात है, प्रोडक्ट एक ही है तो 2 ही यहाँ पर आ जाएगा। बहरहाल और क्या दे रहा है आपको ये, और जो है आपको ए जो है उसके मोल उसने दिए हैं आपको, ए जो है उसके मोल दिए हैं, ठीक है, और बी जो है उसके मोल दिए हैं, सी जो है उसके मोल दिए हैं, डी जो है उसके भी मोल दिए हैं। बी के 6 मोल हैं, सी के 5 मोल हैं, बल्कि डी तो है ही नहीं, ठीक है भाई, ये मोल भी आपके पास आ गए। आपको पता है इस बात का कि हमें मोल नहीं चाहिए, हमें मोलैरिटी चाहिए, और मोलैरिटी चाहिए तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास मोल होने चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो उसने आपको क्या दिया है, आपको वॉल्यूम भी दिया है उसने। कितना वॉल्यूम उसने दिया है यहाँ पर आपको, 5 क्यूबिक डेसीमीटर, 5 क्यूबिक डेसीमीटर, ये वॉल्यूम उसने आपको दिया है। अब मोलैरिटी आपको निकालना है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर ए बी सी इनकी मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो है इनके मोलर मासेस भी जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, कितने दिए हुए हैं यहाँ पर सोल्यूशन में उसने बताया हुआ है। 5 ए का मोलर मास है और जो है बी का भी जो है वो 5 ही मोलर मास है, बल्कि मोलर मास नहीं, सॉरी, ये वॉल्यूम कहाँ चला गया मैं, और ये इसका भी 5 क्यूबिक डेसीमीटर ये वॉल्यूम है। मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ना भाई, नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल तो उसने दिए हुए हैं। तो यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, ये देख लें आप, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल हैं और नीचे ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल हैं, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है और ये वॉल्यूम है। 5 क्यूबिक डेसीमीटर उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब निकलेगा 1.6 और इसका जवाब निकलेगा 1.2 और इसका जवाब निकलेगा 1। क्यूसी की वैल्यू आप ज़रा कैलकुलेट कर लें इसकी, तो यहाँ सी आ जाएगा छोटा स्मॉल और आई, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। डी मैंने नहीं लिखा क्योंकि प्रोडक्ट ए की है, ठीक है, फिर ये ए है और ये फिर बी है। भाई ये ब्रैकेट ख़त्म ही कर दूँ, मेरे ख्याल उलझ रहे होंगे आप, क्योंकि ये टेक्निकली गलत हो जाएगा फिर ये ब्रैकेट जो है ना लगाना, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट ही मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, सी ए बी इनकी आपको मोलैरिटी चाहिए, तो इनकी मोलैरिटी ये अभी आपने कैलकुलेट कर ली है। ए जो है उसकी मोलैरिटी 1.2 है, ये 1.2 आ गई, और उसके बाद हमारे पास जो बी है इसकी मोलैरिटी, ए की मोलैरिटी 1.6 है, 1.6 है, बी की मोलैरिटी 1.2 है और ये सी की मोलैरिटी जो है वो 1 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी इनकी पावर्स हैं ये आपको इक्वेशन से मिलेंगी, और ये पावर्स इक्वेशन के अंदर ये कोफिशिएंट्स होते हैं, असल में ये होते हैं। तो ये ए के साथ 1 मौजूद है, तो यहाँ पर ए के ऊपर 1 की पावर जो है वो चाहे तो लगा दें या ना लगाएं। बी जो है इसके ऊपर स्मॉल बी है, इसके ऊपर बी की पावर, मतलब बी का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और सी की पावर सी, तो यहाँ सी का कोफिशिएंट 2 है, तो ये
टू आ जाएगा। इसको आप बहरहाल सॉल्व करेंगे तो QC की वैल्यू आपके पास जो है वो आएगी 0.36। ये QC की वैल्यू आपके पास आ गई। जब ये QC की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब आपका अगला काम है इसको कंपेयर करना, मवाजना कीजिए। आपकी QC की वैल्यू जो है वो कम है KC की वैल्यू से, आपकी KC की वैल्यू ज़्यादा है और QC की वैल्यू कम है। QC वैल्यू इज़ लेस देन KC वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि अब इसका नतीजा देखें, ये हो गया QC और ये हो गया KC। KC आपका बड़ा है, QC आपका छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मतलब अभी रिएक्टेंट मज़ीद प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब अभी रिएक्टेंट साइड आपकी भारी है, रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में है, प्रोडक्ट कम मिकदार में है, तो प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे। तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तो मैंने आपको डायरेक्शन का बताया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड FWD। फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलें तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? राइट साइड डायरेक्शन, राइट साइड। और इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन को, राइट साइड डायरेक्शन को केमिकल इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट की साइड। तो मज़ीद प्रोडक्ट अभी बनेंगी, QC की वैल्यू कम है। ठीक है भाई, तो यही वो आपसे पूछ भी रहा है। ठीक है, आखिर में उसका यही सवाल भी है, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये बताइए कि क्या केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आपने जब चेक किया तो इसकी QC की वैल्यू 0.36 है और इसकी KC की 2.72 है, तो आपने बोला नहीं, इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर वो आगे कह रहा है कि जनाब अगर इफ़ नॉट, अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है। आप ये बात बता दीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि QC की वैल्यू छोटी आ रही है KC की वैल्यू से, इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मज़ीद प्रोडक्ट अभी बनेंगे। क्लियर हो गई ये बात? KC की वैल्यू और KC की वैल्यूज़ जो है, ये कुछ आगे और भी बातें हैं, ये बता देता हूँ मैं, वर्बली आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पर यूज़ ऑफ KC इन द प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ KC, अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम लगभग इस्टेब्लिश होने ही वाला है, कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम लगभग इस्टेब्लिश होने ही वाला है, वह थोड़ी दूरी पर है। अगर आपको KC की वैल्यू बहुत बड़ी मिलती है, अच्छा KC की वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती हैं साइंटिफिक नोटेशन में 2.6 × 10⁻⁴ ब्ला ब्ला समथिंग, तो हम टेंशन में होते हैं, पता नहीं यार। अब भैया आप पॉजिटिव पावर को देख लीजिए बस। अगर आपको KC की वैल्यू जो है उसमें पावर पॉजिटिव नज़र आ रही है तो समझ जाइए बहुत बड़ी वैल्यू है, और अगर पावर आपको नेगेटिव नज़र आ रही है तो समझ जाइए बहुत छोटी वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ भी है, केमिकल रिएक्शन जो है वो एक बताया गया है 1.2 × 10⁻18। 1.2, ये भी दो बातें बता के वीडियो का अख्ताम करते हैं। 1.2 × 10⁻18 ये KC की वैल्यू है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है। कैसे मुझे पता चला? ये जो 10 के ऊपर 18 की पावर है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश होने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जो है वो अगर आपके पास 4.5 × 10⁻, ये पावर आ जाती है -31, तो इसका मतलब ये KC की वैल्यू बहुत छोटी है। मुझे कैसे पता? पावर माइनस की है बस। तो इसका मतलब ये कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में। ठीक है, और अगर मॉडरेट वैल्यू आपके पास KC की आ जाती है, मिसाल के तौर पर ये जो है वो 43.44, ये मॉडरेट वैल्यू है, ये दरमियानी वैल्यू है। तो इससे जो है वो
आपको क्या पता लगेगा कि अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में, ना बहुत जल्दी ही इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, बल्कि दरमियान दरमियान बीच बीच का मामला है। ठीक है, ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 8 हो चुका। पार्ट 9 के अंदर अब हम जो है वो बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम या ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसका नाम प्रोनाउंस पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।